गुड मॉर्निंग सर, मैं अशोक कुमार। हमने लेक्चर 4 में ड्रग मेटफॉर्मिन के बारे में चर्चा करी थी। आज हम ड्रग लाए आपके लिए पायोग्लिटाजोन के बारे में, तो आप हमें इसका डिटेल्स बताइए सर। Good morning, Ashok. Myself, Dr. Narendra Kumawat, MBBS trained consultant family physician and CPCDM diabetes specialist at SNT Multi Speciality Hospital, सन्नाडुंगा बेनाडो जयपुर राजस्थान। लेक्चर 4 में अपन बात कर चुके थे मेटफॉर्मिन के बारे में, उसका पूरा डिटेल अपन जाना था। आज अपन पायोग्लिटाजोन की बात करते हैं। पायोग्लिटाजोन की अगर ड्रग डिटेल्स की अपन बात करते हैं तो ये एक ड्रग सेंसिटाइजर के रूप में, एक इंसुलिन सेंसिटाइजर के रूप में भी ये काम करती है। और इसका जेनरिक नाम एक पायोग्लिटाजोन ही है और ये क्लास थायोजोलिन डाइडियोन में आती है। और इसकी टाइप्स की अगर बात करते हैं तो ये ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट्स में आती है और मार्केट में अलग अलग ब्रांड नेम से आती है, जैसे पायोज है, पायोग्लार है, इस तरह से ये अलग अलग नाम से भी अपने को मिलती है। सर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताइए। मैकेनिज्म एक्शन की बात करते हैं तो ये मेनली पीपीएआर गामा जो रिसेप्टर होता है उस पर वर्क करती है। और ये पीपीएआर जो गामा रिसेप्टर होता है वो एडिपोज टिश्यू पे रहता है, लीवर पे रहता है और मसल्स पे रहता है। वहां पर ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, उससे वहां पर ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाता है। इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म एक्शन होता है। और ये जो हिपेटिक जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको भी रिड्यूस करती है। इस तरह से इसका मैकेनिज्म एक्शन है। और सर इसका फार्माकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स की अपन बात करते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन होता है वो गुड होता है। ओरल जो बायो अवेलेबिलिटी होती है उसकी अच्छी होती है। और इसका हाफ लाइफ जो होता है वो 3 से 7 आवर्स का होता है। और एक्सक्रीशन जो होता है इसका बाइल और फीसिस के द्वारा होता है। सर इसका इंडिकेशन क्या होता है, कब दे सकते हैं? इंडिकेशन देखो, इसमें टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस में अपन इसको देते हैं। और इसको कॉम्बो के रूप में भी अपन दे सकते हैं, मेटफॉर्मिन के साथ में दे सकते हैं, इंसुलिन के साथ में अपन दे सकते हैं, सल्फोनाइल यूरिया के साथ में अपन इसको दे सकते हैं। और कुछ जैसे नॉन एल्कोहलिक जो फैटी लिवर डिजीज होती है, नॉन एल्कोहलिक जो स्टीएटोहेपेटाइटिस होता है और पीसीओडी जो बीमारी होती है जो फीमेल्स में आती है, तो उसमें भी यूजफुल रहती है, उसमें भी अपन देते हैं इसको। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन सर इसको कब नहीं दे सकते? कॉन्ट्राइंडिकेशन में अपन बात करते हैं कि इसको नहीं देना चाहिए जिससे लीवर की कोई डिजीज हो, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है, लीवर के द्वारा होता है। अगर लीवर में दिक्कत होगी तो इसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा और ड्रग की टॉक्सिसिटी के कारण उसको बॉडी को हार्म रहेगा। इसलिए लीवर डिजीज में नहीं देना चाहिए। और हिपेटिक कार्डिक फेलियर में इसको नहीं देना चाहिए, जो हार्ट फेलियर की बीमारी होती है उसमें इसको नहीं देना चाहिए। ब्लैडर कैंसर के अगर चांसेस रहते हैं किसी पेशेंट में तो वहां पे भी अपने को इसको नहीं देना चाहिए। और इसकी वजह से अगर मान लो कि पेशेंट में फ्रैक्चर के रिस्क ज्यादा है तो वहां पे भी अपने को पाइवग्लिटाजोन अवॉइड कराना चाहिए। सर इसकी डोज कितनी देनी चाहिए पेशेंट डोज स्टार्टिंग डोज इसकी 15 से 30 मिलीग्राम पर डे होती है और मैक्सिमम अपन 45 मिलीग्राम पर डे अपन जा सकते हैं। विद और विदाउट फूड अपन इसको देते हैं। को? और सर इसका साइड इफेक्ट? साइड इफेक्ट की अपन बात करते हैं तो इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट तो वेट गेन होता है और लीवर डिजीज करवाती है ये। और हार्ट फेलियर के जो रिस्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं और इडिमा करवाती है ये ड्रग। और हिपेटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो उनको रेस करती है और फ्रैक्चर के चांसेस ये बढ़ा देती है। तो सर अभी अपन आपने बताया कि वेट गेन करवाती है, तो सर ये वेट गेन कैसे करवाती है? देखिए, वेट गेन इस ऐसे करवाती है कि जो ये इडिमा करवाती है मेनली। और इडिमा कैसे करवाती है, क्योंकि जो कलेक्टिंग डक्ट्स पे, जो नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उस पे पीपीआर गामा रिसेप्टर होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है कि ई सोडियम जो चैनल्स होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। उसकी वजह से सोडियम और ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होता है और सोडियम और जो वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसकी वजह से इडिमा करती है। और इडिमा की वजह से क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन होता है और वेट बढ़ाती है। इसके अलावा ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ा देती है एडिपोज टिश्यू में, लीवर में और मसल्स में। तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज का अपटेक बढ़ेगा तो वेट गेन रहेगा। जैसे सर अभी आपने बताया कि फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसको लेने वाले पेशेंट में फ्रैक्चर के चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? देखिए, फ्रैक्चर के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि बोन मेरो पे पीपीआर गामा रिसेप्टर बोन मेरो पे भी रहता है। बोन मेरो पीपीआर गामा रिसेप्टर के एगोनिस्ट काम करती है, वो एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने की वजह से बाद वहां पे ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स की जो एक्टिविटी होती है वो रिड्यूस होती है, ओस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए बोन मरती ज्यादा है और बोन फॉर्मेशन कम होता है। इस वजह से पेशेंट की जो हड्डियां होती है वीक पड़ जाती है, फ्रैक्चर के चांसेस में बढ़ जाते हैं एडवांटेज क्या क्या है सर इसके? हैं। एडवांटेज देखो, इसमें अपन टाइप 2 डीएम में तो दिया ही है अपने इसमें। जैसे इंसुलिन की सेंसिटिविटी तो इससे बढ़ाई है और लिपिड प्रोफाइल को भी ये इंप्रूव करती है। कुछ हद तक लिपिड प्रोफाइल को इंप्रूव, जैसे ट्राइग्लिसराइड को ये कम करती है, एलडीएल को कम करती है और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ा देती है। इसके अलावा ये अकेली ड्रग है जो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करवाती है, ये एक अच्छा बेनिफिट है इसका। और इसको एक आपने बात करी थी कि नॉन एल्कोहलिक जो फैटी लिवर डिजीज होती है अपन उसमें भी इसको दे सकते हैं। और जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है, पीसीओडी होती है, उसमें भी हेल्पफुल होती है। इस तरह से इसके बेनिफिशियल रहते हैं। थैंक यू सर, आज हमने जाना पायोग्लिटाजोन के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू अशोक, थैंक यू सो मच फॉर क्वेश्चनिंग।